तो लेट मी रिकॉर्ड इट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। और आज हम लोग जो बात करेंगे उनके वर्क्स को लेकर के बात करेंगे, वर्क्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। उन्होंने क्या क्या लिखा था या उनके क्या वर्क्स रहे हैं। वी विल गो विद दोज पॉइंट्स। तो आई थिंक कि कल हम लोगों ने जब शुरू किया था तो उनके उसको लेके बात किए थे, बट टुडे वी हैव टू गो विद व्हाट वर्क्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। वर्क्स ऑफ हेमिंगवे। व्हेन वी टॉक अबाउट हिज वर्क्स, स्पेशली उनके वर्क्स को लेकर के, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ही इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट। उनका जो अपना काम रहा है या जो फेमस है, वो किसके लिए फेमस है? एज अ नॉवलिस्ट ही फेमस है। तो उनके नॉवेल में क्या क्या चीजें हैं, या व्हाट वी गेट एट ऑल, उन सब चीजों को समझना जरूरी है। तो एक तो उनका मैं पूरा का पूरा लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि व्हाट ही डिड, और उन्होंने करियर कैसे शुरू किया, और साथ ही साथ जो है और क्या-क्या चीजें रही। तो उन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर शुरू किया एक पोएट के रूप में, बट एंडेड एज नॉवेलिस्ट। इट मीन्स दैट ही इज फेमस एज अ नॉवेलिस्ट, लेकिन लिटरेरी करियर उन्होंने अपना एक पोएट के रूप में शुरू किया। तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको लिखना है, ही स्टार्टेड हिज करियर। फर्स्ट पॉइंट, ही स्टार्ट। So in this class we are talking about him. In this class we are talking about works of Hemingway. We are talking about works of Hemingway, and here works of Hemingway may we have to go what he did in the field of drama, sorry, in the field of novel. तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना कि he started his career as a poet. He started his literary career as a poet and ended as a novelist. And ended as a novelist. Novelist. So he started his career, his literary career as a poet. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अगर उन्होंने अपना लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया, एक पोएट के रूप में शुरू किया, लेकिन वो जो फेमस रहे किसके रूप में फेमस रहे, नॉवलिस्ट के रूप में फेमस रहे हैं। तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। उनके नॉवेल में एक उन्होंने कोड यूज किया हुआ है। वह कोड है कोड हीरो करके जो है ज्यादातर। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना, सेकंड पॉइंट, ही यूज्ड कोड हीरो इन हिज नॉवेल। उन्होंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने नॉवेल में जो कोड यूज किया है वह कौन सा कोड है, कोड हीरो करके उन्होंने यूज किया हुआ है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसकी नॉवेल में कोड हीरो यूज किया गया है जो बड़ा फेमस हुआ है, तो ये बात अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नॉवेल में चलता है। कोड हीरो का कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया हुआ है। अब जो है हम एक पूरा लिस्ट उनके वर्क को लेकर के आपको बता रहे हैं कि उनके जो वर्क थे उस वर्क में क्या क्या चीजें रही हैं। तो सबसे पहला उनका जो पोयम है, उस पोयम्स को हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक सेंट्रल हेडिंग आप यहाँ पे डालिएगा, हिज पोयम्स। हिज पोयम्स, हिज पोयम्स में
एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, उनका कलेक्शन ऑफ द पोएम था थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। 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 1920 थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उन्होंने करियर अपना ऐसे ही शुरू किया एज अ पोएट। तो थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स एक कलेक्शन पूरा आता है, और ये कलेक्शन कब आता है? 1920 ईस्वी में आता है। तो एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज उन्होंने का एक और पोइटिक कलेक्शन था, इन आर टाइम्स। इन आर टाइम्स 1924। 1924 ईस्वी में। थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1920 में। इन आर टाइम्स 1924 ईस्वी में। तो दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1920, इन आर टाइम्स 1924। नाउ द थर्ड वर्क, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। SPRING, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1925 में। ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, किताब में पेज नंबर 109 299 से दिया गया है। 299 से अर्नेस्ट हेमिंग्वे शुरू हो रहे हैं। वहीं से ही थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके, या कभी कभार जो है एज इट इज आप देखेंगे, जिसके पास भी किताब है वो उसको जो है ओपन करके यहाँ से देख सकता है। तो अगर जब भी दोज हु गॉट बुक, दे हैव टू गो विद अर्नेस्ट हेमिंग्वे, पेज नंबर 299 से लेकर के 300 303 तक उनके उनके बारे में बात किया गया है। तो आप जो है इस मैटर के साथ साथ किताब की उस मैटर पर भी आप जाइएगा। तो ये चीजें, द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग 1925 में आई हुई है। मेन विदाउट वुमेन, ये भी उनका पोइटिक कलेक्शन है। मेन विदाउट वुमेन 1921 में। सो यू विल कम टू नो द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग 1925, मेन विदाउट वुमेन 1921। ये तो मैंने आपको बताया उनका पोइट्री का कलेक्शन जो चार रहा है। और इस तरह से अब हम लोग जो बात करेंगे, उनके नॉवेल को लेकर के बात करेंगे। हिज नॉवेल्स। हिज नॉवेल्स, उनका जो नॉवेल है, इसमें एक आपका द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस इनका नॉवेल रहा है, एंड दिस नॉवेल केम इन 1926, 1926 ईस्वी में। देयर इज नो प्लेस कि मैं उसमें डेट लिख सकूं, यू कैन नोट डाउन कि ये इनका नॉवेल रहा, एंड इट केम इन 1926, 1926 ईस्वी में आया हुआ है। द सन आल्सो राइजेस, हिज फर्स्ट नॉवेल, एंड इट केम इन 1926, 1926 ईस्वी में। नाउ द सेकेंड नॉवेल, A Farewell to Arms. A Farewell to Arms. It came in 1929. A Farewell to Arms 1929. थर्ड है डेथ इन द आफ्टरनून। डेथ इन द
afternoon. Death in the Afternoon, 1932. Death in the Afternoon, 1932. नेक्स्ट है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, 1935. सो इन दिस स्लाइड व्हाट डू यू फाइंड, उनके नावल के बारे में बात हो रही है जिसमें उनका दूसरा नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929. तीसरा नावल है डेथ इन द आफ्टरनून 1932. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935. नाउ यू हैव टू मेक द क्रोनोलॉजी. इसका डेट भी पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये इनका वर्क है. बाद में उसके डिटेल्ड स्टडी को लेकर के जो बात होगी दैट इज अनदर थिंग, but here you have to go with these points. Now this is the fourth novel. Now the fifth novel is that is उनका जो फिफ्थ नावल रहा है टू हैव एंड हैव नॉट. उसका नाम है टू हैव एंड हैव नॉट, 1937. छठा नावल उनका है फॉर हुम द बेल टॉल्स. बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर हुम द बेल टॉल्स. फॉर हुम द बेल टॉल्स. फॉर हुम द बेल टॉल्स 1940 में आई है. ये काफी इंपॉर्टेंट है. सातवां नॉवेल उनका है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री. अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री. इनटू द ट्री. Across the river and into the tree, it came in 1950. So these are highly significant point. पांचवें नावल का नाम है टू हैव एंड हैव नॉट, 1937 में आई है. छठा नावल है फॉर हुम द बेल टॉल्स, 1940 में आई है. अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री 1950 में आई है. अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री. आठवां नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी. द ओल्ड मैन एंड द सी. It came in 1952. The Old Man and the Sea, 1952. नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर पे आइलैंड इन द स्ट्रीम. ISLAND, आइलैंड इन द स्ट्रीम. STREAM, स्ट्रीम, 1970. नेक्स्ट है द गार्डन ऑफ ईडन. द गार्डन ऑफ ईडन, 1970, not 1986. 11th में ट्रू एट फर्स्ट लाइट. ट्रू एट फर्स्ट लाइट, 1999. हियर यू विल फाइंड दैट कि उनके जो वर्क है वो उनके मरने के बाद भी कई सारे वर्क आए हुए हैं. ही डाइड इन 1961.
लेकिन आप देखेंगे कि उनके वर्क कुछ और भी आए हैं और जितना नॉवेल लिखा गया उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि सैंटियागो को लेकर और उसके एडवेंचर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो द ओल्ड मैन एंड द सी आपको काफी डिटेल में इसको कवर करना है। और इसके अलावा आप देखेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी के बाद उनके जो भी नावल आए हुए वो सब उनके मरने के बाद आए हुए, तो इसको क्या कहा जाएगा? पास्थुमस वर्क कहा जाएगा। अ वर्क विच पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। आइलैंड इन द स्ट्रीम 1970 में, द गार्डनर ऑफ ईडन 1986 में, ट्रू एंड फर्स्ट लाइट 1999 में। So these are the points which are highly significant या which we have to keep in our mind कि ये उनका एक क्रोनोलॉजी उनके वर्क हो रहा है, इसको लेकर के हमें बात करनी थी। तो these are the things which we have to go। अब उसमें से जो है कुछ नॉवेल है जैसे जिसे मैं ये कहूँगा कि वी हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे। उसमें से एक नॉवेल आपका द ओल्ड मैन एंड द सी है। एक नॉवेल आपका अ फेयरवेल टू आर्म्स है। इसके अलावा आपका फॉर हुम द बेल टॉल्स। यू कैन नोट डाउन या ऐसे ही आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये सब काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल उनके रहे। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो, वी हैव टू कवर, वी हैव टू गो कि इन व्हाट वे दे आर सिग्निफिकेंट, कैसे किया, किस उसका क्या अपना इम्पोर्टेंस रहा है। सो इन सारी चीजों को जो है हमें कवर करना है। और अब हम जब डिटेल वे में शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम कवर कराएंगे वो उसी इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को लेंगे जिसमें जो है हमें सबसे पहले जो कवर करना है वो किसको कवर करना है? फॉर हुम द बेल टॉल्स। तो अब जो होगा वो एक एक नॉवेल को लेके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल। नाउ वी हैव टू गो व्हाट? नाउ वी हैव टू गो अ डिटेल्ड स्टडी। जो आपको सेंट्रल हेडिंग डालना है वो डालना है अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिज नॉवेल। A detailed study of his novels. When you go with this particular point की a detailed study of his novels, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या है? For whom the bell tolls। तो यहाँ पे दूसरा मामला है दैट इज जिस पहले नावल को हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा है? For whom the bell tolls। T-O-L-L-S। For whom the bell tolls, it came in 1940। एंड यू विल फाइंड दैट इसमें उन्होंने किन किन चीजों को लेके बात किया है या किससे रिलेटेड ये रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको इस नावल के बारे में कवर करना है वो चीज ये है कि ये जो नावल है स्पेनिश सिविल वार पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो नावल है किस पर बेस्ड ऑन है। तो ये जो नावल है there is the mark of the arrow। It's about Spanish, yeah, it is based on the Spanish Civil War, based on the Spanish Civil War। यह स्पेनिश सिविल वार पर है जिसमें उन्होंने खुद ही जो है पार्टिसिपेट किया था। एक वॉलंटियर, अगर आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो नॉवेल का टाइटल है यह जो है जॉन डन के एक सरमन से लिया गया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वार, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट द टाइटल ऑफ द नॉवेल। नॉवेल हैज बीन
taken from the from a sermon by Donne. सरमन का मतलब जो है यहाँ पे धार्मिक उपदेश से है, एक अच्छी बात जो उन्होंने की है, तो डन डन का मतलब जॉन डन से ही होगा। और उन्होंने जो कहा हुआ तो उस उनका एक सरमन था, उस सरमन को लेकर के बात। द टाइटल ऑफ द नॉवेल हैज बीन टेकन, कहाँ से हैज बीन टेकन? फ्रॉम द सरमन ऑफ डन। वो सरमन क्या है अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन ये किस पर आधारित है? स्पेनिश सिविल वॉर। तो पहला पॉइंट की बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर। दूसरा पॉइंट की सरमन ऑफ डन से लिया गया, सरमन बाय डन जो दिया गया था। और उस सरमन में उन्होंने क्या कहा था उसको यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। नो मैन इज एन आइलैंड। नो मैन इज एन आइलैंड। Yes, no man is an island entire of itself, entire of itself, entire of itself. Every man is a piece of the continent. Every man is the piece of continent. N-E-N-T. Every man is the piece of continent, and therefore never sent to know, and therefore never, and therefore never send to know. S-E-N-D. Send to know. For whom the bell tolls. For whom the bell tolls. It tolls for thee. It tolls for thee. सो यू विल कम टू नो कि ये सरमन है, और इस सरमन में अगर आप देखेंगे डायरेक्ट एक उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ था। वह फ्रेज क्या रहा है? वह फ्रेज रहा है कि नेवर सेंट टू नो फॉर whom द बेल टॉल्स। यही चीज तो उसका टाइटल भी है, और यही चीज उन्होंने यूज किया था। किन्होंने यूज किया था? डन ने यूज किया था। मैं इस सरमन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि द टाइटल ऑफ द नॉवेल हैज बीन टेकन फ्रॉम अ सरमन बाय डन, जिसमें वो कहते हैं नो मैन इज एन आईलैंड। कोई भी आदमी अपने में आईलैंड नहीं है। आईलैंड एक इमेज होती है जो और चीजों से कटी होती है। और चीजों से कटी होने का मतलब है कि पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। जो कि पीस ऑफ लैंड होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसका एक लैंड का दूसरे लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आदमी आइलैंड नहीं है, आदमी का एक दूसरे से कनेक्शन होना ही होना। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, नो मैन इज एन आइलैंड। कोई भी आदमी अपने में आइलैंड नहीं है, बल्कि वो क्या होगा? नो मैन इज एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ। बल्कि वह अपने में, अगर ये कहा जाए कि वह अपने में कंप्लीट है, नहीं, आदमी अपने में कभी कंप्लीट नहीं, वह एक दूसरे पे डिपेंड करता है। बल्कि उन्होंने कहा एवरी मैन, हर आदमी, इज द पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। हर आदमी किसी न किसी कॉन्टिनेंट का टुकड़ा है। कॉन्टिनेंट और इंटर कॉन्टिनेंट वी नो इट वेरी वेल। जो प्रायद्वीप है हिंदी में जिसको कहा जाता है, वह उसका हिस्सा है। अगर ये कहा जाए कि वो केवल आइलैंड है, तो आइलैंड नहीं है। नो वन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब आइलैंड अपने में एक कंप्लीट हो सकता है, वह दूसरे आइलैंड से कटा हो सकता है, नहीं। लेकिन जब कॉन्टिनेंट की आप बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंट में बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वह जो हर आदमी जो है, वह एक तरह का पीस है। किसका पीस है? कॉन्टिनेंट का पीस है। अगर मैं कॉन्टिनेंट ये दुनिया मान लूं, या कॉन्टिनेंट मैं इस ब्रह्मांड को मान लूं, या मैं कॉन्टिनेंट ईश्वर को मान लूं, तो हर आदमी जो है कहीं ना कहीं उसी ईश्वर का अंश है। जो एक सिंबल उन्होंने देने की कोशिश की है। एंड देयरफॉर
नेवर सेंड टू नो, और इस तरह से कोई नहीं जान सकता कि फॉर whom द बेल टॉल्स, कि यह जो डेथ की घंटी बज रही है किसके लिए बज रही है। टॉल्स का मतलब डेथ से, कि ये जो डेथ की घंटी बज रही है अब किसका नंबर है या कौन है। तो उसमें कहे उन्होंने कहा इट टॉल्स फाती, ऐसा भी हो सकता है कि यह आपके लिए हो। तो फॉर whom द बेल टॉल्स यह एक सरमन है जो किसके द्वारा दिया गया था, डन के द्वारा दिया गया था। और इसी सरमन से उन्होंने टाइटल लिया, किसका टाइटल लिया, अपनी नॉवेल का टाइटल लिया। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉवेल है वह किसके बारे में है, स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में है। और इसका जो टाइटल है जॉन डन के एक सरमन से लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो नॉवेल का हीरो है वह जो है रॉबर्ट जॉर्डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू गो विद, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। रॉबर्ट जॉर्डन इज द हीरो। रॉबर्ट जॉर्डन इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। रॉबर्ट जॉर्डन वह क्या है, ही इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। एंड यू विल कम टू नो वो जो है एक एन अमेरिकन है, हैज ज्वाइन द लॉयलिस्ट आर्मी ड्यूरिंग सिविल वॉर इन स्पेन। और तो कुल मिला करके कि वो जो है क्या है, रॉबर्ट जॉर्डन इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। और मैंने बताया कि वो अमेरिकन है, तो चूंकि सिविल वॉर जब था तो अमेरिका का इंटरफेयर उसमें था ही, खुद राइटर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑल दीज थिंग्स वी फाइन। और जो स्पेनिश सिविल वॉर है यह एक तरह से रिपब्लिकन और फासिस्ट के बीच लड़ा गया था। तो उसी में से एक को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिपब्लिकन को। रॉबर्ट जॉर्डन इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। ही इज एन अमेरिकन रिप्रेजेंट्स रिपब्लिकन, रिप्रेजेंट्स रिपब्लिकन, represents Republican. So this is another important point कि रॉबर्ट जार्डन इज द हीरो ऑफ द नॉवेल और वो एक अमेरिकन है, रिप्रेजेंट्स रिपब्लिकन। सो हियर आई वांट टू से कि दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, रॉबर्ट जार्डन। दूसरा चीज जो है वो क्या है, अमेरिकन है। और वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिपब्लिकन को। यहाँ पे रिपब्लिकन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिकन का मतलब डेमोक्रेसी से है, जो अमेरिका की सोच है। और अमेरिका अपने आप को कहता भी है कि हाँ डेमोक्रेसी मेरे यहाँ रही है, और उसका एक इतिहास है, हिस्ट्री है। या अमेरिकन फील्स प्राउड कि दैट दे हैव अ डेमोक्रेटिक नेशन, as we people say कि the largest democratic country of the world, that is India, we are the citizen of India, जैसा हम लोग बात करते हैं वैसा वो भी। तो जब स्पेन में सिविल वार स्टार्ट हुआ तो यह सिविल वार दो लोगों के बीच में लड़ा जा रहा था, जो सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के और जो सपोर्टर थे फासिस्ट के। फासिस्ट ताकतें वे ताकतें होती हैं जो कि एक तरह से अगर मैं वर्ड यूज करूं ऑटोक्रेसी में विश्वास करती हैं, वो एक आइडियोलॉजी में विश्वास करती है और अपनी आइडियोलॉजी को सब पर थोपती हैं। वो दूसरे को अवसर नहीं देती कि आपका क्या विचार है या आपके विचार को कोई जगह मिलनी चाहिए या नहीं। इस तरह से जो फासिस्ट ताकतें हैं वो उस पर जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती दूसरे के। इसको रिप्रेजेंट कौन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर और मुसोलिनी। वो फासिस्ट ताकतें थी जहां पे मोनोपोली की बात होती है, डिक्टेटरशिप की बात होती है। तो ऐसे ही कुछ चीजें स्पेन में देखने को मिल रही थी कि दो ताकतें थी जो आपस में लड़ रही थी। उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इन्होंने नावल को लिखा हुआ है, स्पेनिश सिविल वार, और जिसका टाइटल उन्होंने जॉन डन के सरमन से लिया है। उन्होंने दिखाया कि यह जो सिविल वार हुआ था रिपब्लिकन और फासिस्ट के बीच हुआ था। और जो नावल का हीरो रॉबर्ट जार्डन है वह अमेरिकन है और वह डेमोक्रेसी की आवाज है। और वह किसके खिलाफ लड़ता है, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ता है। तो सच अ थिंग वी फाइंड। और इसमें जो है गुरिल्ला बैंड सिस्टम को दिखाया गया है, जो गुरिल्ला वार होता है उस सिस्टम को भी इसमें दिखाया गया है।
एक तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखिएगा कि इन द नॉवेल देयर इज गुरिल्ला वार सिस्टम। दिस इज व्हाट गुरिल्ला वार, वी नो इट वेरी वेल कि गुरिल्ला वार कैसे जो है उसमें खास करके पहाड़ियों में रह करके और उस मेन अपने आप को फ्रंट में नहीं बल्कि अवसर मिलने पर अटैक करना गुरिल्ला वार सिस्टम का। क्योंकि जब आपके पास पूरा का पूरा उतनी ताकत या आर्मी नहीं है तो जिस सिस्टम को आप अडॉप्ट करते हैं गुरिल्ला वार सिस्टम, जिसमें माउंटेन्स में केव्स में आप अपने आप को रखते हैं, फिर वहां से अवसर मिलने पर आप बाहर निकलते हैं, देन यू अटैक, हो सकता है रात में या कभी भी, इस तरह की सिस्टम वहां पे। तो ये जो गुरिल्ला वार सिस्टम था, इसको जो है वहां पे दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं जिन्होंने उसको जो है आगे बढ़ाया हुआ है। उस गुरिल्ला वार सिस्टम को बढ़ाने वाले एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पिलर, जो एक जिप्सी वुमन है, और एक है एंजेल्मो। गुरिल्ला वार सिस्टम को इन द नॉवेल देयर इज अ गुरिल्ला वार सिस्टम which was headed headed by एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पिलर, PILLAR, पिलर, अ जिप्सी वुमन। एंड एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है एंजेल्मो। सो यू विल कम टू नो कि इसमें जो है गुरिल्ला वार सिस्टम को दिखाया गया, और इस गुरिल्ला सिस्टम वार सिस्टम को इट वाज हेडेड बाय whom, इट वाज हेडेड बाय two important prominent characters, a gypsy woman and Anselmo. All these things we find. और जब इस वॉर में जो है जॉर्डन शामिल होते हैं, जॉर्डन आकर के उनको ट्रेंड करते हैं, तो वहीं पर जो है जॉर्डन क्या करते हैं, जॉर्डन फॉल्स इन लव विद अ गर्ल नेम्ड मेरिया। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्डन फॉल्स इन लव विद जॉर्डन फॉल्स इन लव विद मेरिया। दिस इज अनदर important character. सो ये जो मेरिया रही है, मेरिया को जो है फासिस्ट ताकतें काफी ज्यादा परेशान करते हैं, इसके फादर का मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन ये जो गुरिल्ला जो वार के सपोर्टर थे उनके द्वारा मेरिया बचाई जाती है, और एक लव अफेयर दिखाया गया, किसके बीच दिखाया गया, जॉर्डन के बीच में और मेरिया के बीच में। और इसमें दिखाया गया कि कैसे जो है जॉर्डन एक ब्रेवरी का काम करते हैं, उन्होंने जो पुल था उस पुल को ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसमें सो मेनी फासिस्ट जो ताकतें थी वो जो है क्या करती हैं, मारे जाते हैं, और बाद में ये भी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। और जब ये बैडली इंजर्ड हो जाते हैं तो जॉर्डन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो कभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर हैं या वहां से उनको जो है चीजें बैकअप मिल रहा था, नो नॉट एट ऑल। तो ये सब चीजें जो है हम देखते हैं, लेकिन लास्ट में जो है उनको क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो यू विल कम टू नो कि जो जॉर्डन है, जॉर्डन फॉल्स इन लव विद मेरिया। मेरिया एक डॉटर ऑफ अ रिपब्लिक, आगे आप करके लिख सकते हैं, DAUGHTER, डॉटर ऑफ अ रिपब्लिकन, डॉटर ऑफ अ रिपब्लिकन सपोर्टर। शी इज raped by fascist
fascist, and his sorry her father is murdered brutally. Her father is murdered brutally. सो वी फाइंड दिस थिंग। और जो जार्डन है, जार्डन को जो है एक तरह से गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन यू रिसीव द बुक यू विल कम टू नो पूरा स्टोरी क्या है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बता दिया कि फॉर हुम द बेल टॉल से क्या मतलब है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेरिया है, मेरिया इज द सिंबल ऑफ लव, फ्रीडम एंड वुमेनहुड। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। मेरिया इज द symbol of love, freedom and womanhood. Maria is the symbol of love, freedom and womanhood. This is a very important point. So मैं फिर से इस नावल को पहले आप लिख लीजिए, मैं जल्दी कर रहा हूँ। मेरिया इज द सिंबल ऑफ लव, फ्रीडम एंड वुमेनहुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जॉर्डन फॉल्स इन लव विद मेरिया, डॉटर ऑफ अ रिपब्लिकन and Republican Republican supporter. Then I have written she is raped by fascist and her father is murdered brutally. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। इस नॉवेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गोरिल्ला वार सिस्टम को अगर ये बताया जाता है, गोरिल्ला वार सिस्टम का मेंशन किसमें किया गया है, फॉर हुम द बेल टॉल्स। फॉर हुम द बेल टॉल्स जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है, जॉन डन के एक सरमन से लिया गया है। और ये किस पर आधारित है, स्पेनिश सिविल वार पर आधारित है। इसमें कौन हीरो है, जॉर्डन हीरो है। जॉर्डन का अफेयर किससे दिखाया गया है, मेरिया से दिखाया गया है। मेरिया किसको रिप्रेजेंट करती है, रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को, क्योंकि उसके फादर जो है एक तरह से रिपब्लिक सपोर्टर थे। और उनको जो है क्या किया जाता है, फासिस्ट पावर जो है क्या करती है, काफी ज्यादा ब्रूटल मर्डर करती है। लेकिन जो ये मेरिया है, ये जो है किसके द्वारा बचा ली जाती है, जो गिरिल्ला गोरिल्ला वार सिस्टम को जो हेड कर रहे थे उनके द्वारा। तो गोरिल्ला वार सिस्टम किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, पिलर। पिलर एक कैरेक्टर का नाम है जो जिप्सी है। जिप्सी जो बंजारे टाइप के होते हैं, आज यहाँ अपनी बस्ती बसाए कल वहां, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। अ जिप्सी वुमेन और एक एंजेल्मो कैरेक्टर है। तो ये दो कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना, एंजेल्मो और पिलर को। उसके अलावा जार्डन का अफेयर किससे दिखाया गया है, मेरिया से दिखाया गया, जो मैंने बताया कि डॉटर ऑफ अ रिपब्लिकन सपोर्टर, शी इज रेप्ड बाय फासिस्ट एंड हर फादर इज मर्डर ब्रूटली। वो एक कहानी है अपनी जगह, लेकिन एक जो ये जरूर पॉइंट है कि मेरिया इज द सिंबल ऑफ लव, फ्रीडम एंड वुमेनहुड। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि जार्डन को अरेस्ट कर लिया जाता है फासिस्ट पार के द्वारा, बट जार्डन डिड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी एनी हाउ। वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी लेवल पे कि वो अमेरिकन सपोर्टर हैं या इस तरह का, या उनको इस तरह की चीजें रही हैं। तो यू विल कम टू नो, तो उनका ब्रेवरी दिखाया गया है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। आई थिंक नाउ यू हैव कवर्ड इट। ओके, may I know what is the time? What is the time? 8:51. Yeah. Okay. 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 Now we can take one more novel. Uh, जो दूसरा इम्पोर्टेंट नॉवेल है वो जो हमें कवर करना है, दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। जस्ट आई वांट टू डिलीट ऑल द स्लाइड्स, तभी जाके होगा। लेट मी डिलीट इट।
Yeah. Now we have to take one more novel that is उसका जो नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी. द नेक्स्ट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी. दिस इज एन अदर नॉवेल जो काफी इम्पोर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम इवन दिस वेरी ईयर यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन आएगा, इससे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही. द ओल्ड एंड मैन एंड द सी. दिस पार्टिकुलर नॉवेल या उनका सबसे बेस्ट नॉवेल है. वन ऑफ द मोस्ट one of the most successful novel because it brought him Nobel laureate ship, you will come to know. So one of the most successful novels, one of the most SUCCESSFUL successful novel of Hemingway. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ हेमिंगवे. एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट है कि इट शोज मैन्स स्ट्रगल स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट है या उसका थीम है अगेंस्ट नेचर. इट शोज मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर. नाउ द थर्ड पॉइंट, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ दिस मैन. और ये चीज क्या है, इसका जो की पॉइंट है मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ द थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इसकी ये जो नॉवेल है, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल ग्राफिकल नॉवेल. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको नजर आएगा. नेक्स्ट पॉइंट की इसमें जो है जो हीरो है वो एक सैंटियागो, एक कैरेक्टर सैंटियागो है जो एक एन एजेड मैन सैंटियागो. ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके हीरो को लेकर के. सैंटियागो एन एजेड मैन. सैंटियागो एन एजेड मैन जो कि एक एजेड मैन है. सैंटियागो एन एजेड मैन. सैंटियागो एन एजेड मैन इज द हीरो ऑफ द नॉवेल. इट टेल्स, इट का मतलब नॉवेल, इट टेल्स अबाउट द एडवेंचर ऑफ द हीरो. सो यू विल कम टू नो कि इसमें एक और एलिमेंट है, यह ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. इसका जो कैरेक्टर है सैंटियागो, जो मेन कैरेक्टर है वो है जो कि एक एजेड मैन है. जो हीरो भी है एजेड मैन भी है. इट टेल्स अबाउट द एडवेंचर. और यह पूरा का पूरा नॉवेल उसके एडवेंचर को कि जो जिंदगी है उसकी जो जद्दोजहद है उससे लड़ने के लिए कितना ज्यादा अपने आप को वो करता है, कितना ज्यादा मीन्स अपने आप को कवर करता है मेंटली और स्पिरिचुअली कि नाउ वी हैव टू लिव, इफ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड आई हैव टू डू समथिंग. तो उसका जो एक तरह का एडवेंचर है कि जब वह फिशिंग के लिए जाता है क्यूबा साइड में उसका, तो उसमें वो तमाम चीजें देखता है कि इतना सारा जो है प्रयास करता है लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आती है, हर बार वापस आता है. उसके साथ एक छोटा सा बॉय भी है वो जाता है. तो एक जो स्पिरिट है कि इंसान अपनी संघर्ष को अपने बच्चे में देना चाहता है. वो जो भी स्ट्रगल करता है, जो आर्ट होता है वो नई जनरेशन को सिखाना चाहता है. तो सैंटियागो अनडाउटली वह जो है किसका प्रतीक है, स्ट्रगल का प्रतीक है. वह जो है फर्म डिटर्मिनेशन का प्रतीक है.
वह इंसान की जद्दोजहद का प्रतीक है, लेकिन इंसान इस आर्ट को, इस कला को जो आने वाली जनरेशन है उसमें देना चाहता है। तो ये जो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इस पार्टिकुलर चीज को दिखाया गया किसके कैरेक्टर में, सेंटियागो के कैरेक्टर में। जो फिशिंग के लिए जाते हैं, कई बार उनका अटेम्प्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ में वो चीज नहीं आ पाती है। और ये काम वो लगातार 84 डेज तक वो करते हैं, 84 डेज तक। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, उनकी जो सैंटियागो की एज है वह 77 ईयर्स है। सैंटियागो इज अ मैन ऑफ सैंटियागो इज अ मैन ऑफ 77 ईयर्स ओल्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज कि इसके अलावा जो है, ही इज एन एम्बिशियस एंड एडवेंचरस क्यूबर फिशरमैन। ही इज एन एम्बिशियस एंड एडवेंचरस क्यूबन फिशरमैन। कहाँ को प्रेजेंट करते हैं, क्यूबन को, क्यूबा को। ADVEN TU, ए टी के बाद यहाँ यू लिखा गया है, मैं साफ साफ लिख दूं, ADVENTU, this is you, adventurous Cuban fisherman, FISHERMAN, fisherman. And second important point कि सैंटियागो की तुलना टेनिसन के यूलिसिस से की जा सकती है, जो हमेशा विक्ट्री के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि सैंटियागो का कंपैरिजन किससे, सैंटियागो सैंटियागो कैन बी कंपेयर्ड विद टेनिसंस विद टेनिसंस यूलिसिस, ULYSS, यूलिसिस। मैं स्लाइड बैक कर रहा हूँ, जल्दी मैंने किया था। तो ये चीजें, तो इसमें इस स्लाइड में जो दिखाया गया कि सैंटियागो इज अ मैन ऑफ क्या, 77, ये उम्र को ध्यान में रखना है। और वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही इज अ क्यूबन फिशरमैन, क्यूबा से। उनकी तुलना किससे की जा सकती है, टेनिसन के यूलिसिस से। जैसे यूलिसिस में एक स्पिरिट है विक्ट्री का, कि हमें जीतना है, हमें कुछ करना है, ओल्ड एज में भी वो शांति से बैठना नहीं चाहते। ओल्ड एज है इट्स ऑनर एंड ग्लोरी, इस तरह की चीजों को, तो वो चीज वहां पे दिखाया गया है। और सैंटियागो में आप ये देखेंगे कि वो जो है फिशरमैन्स की लाइफ को जीते हैं। उनके परिवार में कोई नहीं है, वाइफ उनकी पहले ही गुजर चुकी है। और उन वो एक पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम मेलोनिन है, जो उनका नेबरिंग फिशरमैन है, सन ऑफ नेबरिंग फिशरमैन। उसको लेकर के, जो 5 साल का ही है, उसको जो है उन्होंने क्या किया है कि लेकर के एडवेंचर पे जाते हैं। तो एक पॉइंट और आपको जो ध्यान में रखना, अगर उस लड़के का नाम पूछा जाता है, मैनोलिन, दिस इज द नेम ऑफ दैट बॉय, मैनोलिन, सन ऑफ नेबरिंग फिशरमैन, NEIGHBOURING, नेबरिंग फिशरमैन, सन ऑफ नेबरिंग फिशरमैन, अबाउट 5 years एज। उम्र कितनी है, 5 साल की है। गोज विद सैंटियागो, गोज विद सैंटियागो, गोज विद सैंटियागो।
तो उसका नाम क्या है? उसका नाम मैनोलिन है, और मैनोलिन क्या है? पड़ोस का मछुआरे का लड़का जिसकी उम्र 5 साल है, और इनकी लाइफ में कहीं कोई नहीं है। किसकी लाइफ में? सैंटियागो। ना तो कोई फैमिली है, ना ही फैमिली का इन द सेंस, ना तो वाइफ है, ना और कोई है। तो वो इन्हीं पड़ोस के बच्चे को, मैनोलिन को लेकर के जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? एडवेंचरिंग के लिए, गोज विथ सैंटियागो, और आगे आपको लिखना फॉर एडवेंचरिंग। एडवेंचरिंग का मतलब वहां पे उस बड़ी सी फिश को पकड़ने के लिए एडवेंचरिंग। एंड रिमेम्बर दैट, ये काम वो कितने दिनों तक करते हैं? 84 डेज तक लगातार जाते हैं। कितने दिनों तक? ही गो ही spent 84 days. He spent 84 days to kill marlin. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि वो कौन सी मछली, मार्लिन नाम की मछली को पकड़ते हैं। हु वॉज नियर अबाउट 18 फीट टॉल। हु वॉज, नॉट हु दैट वॉज अबाउट 18 फीट टॉल। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है कितने 84 दिनों तक सैंटियागो का ये चलता है। ये डेज पूछा जा चुका है। तो उनकी उम्र कितनी है? 77 साल की है। किसके साथ जाते हैं? उस बच्चे का नाम आपको ध्यान में रखना, मैनोलिन। मैनोलिन की उम्र कितनी? 5 साल की है। कितने दिनों तक उनका प्रयास चलता रहता है? 84 डेज तक, 18 दिन तक लगातार वो जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनको मार्लिन मिलेगा। लेकिन लास्ट में 84 डेज के बाद उनको मार्लिन मिलता है। तो यहाँ पे नावल में दिखाया गया कि जैसा उनका प्रयास है, एक 77 साल की उम्र में चौरासी चौरासी दिन तक जाना, टाइम को खपाना, लोग होते तो ऊब जाते, या लोगों में पिसिमिज्म जैसी भावना आ जाती। लेकिन एक जिजीविसा है लड़ने का, नहीं कि व्हाट एवर आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू डू, इस चीज को लेकर के वो क्या करते हैं। और 84वें दिन उनको जाके सफलता मिलती है। 18 फीट लंबी जो है उनको मार्लिन उनकी जाल में आती। तो यहाँ पे वो ये नहीं बताना चाहते कि वो मछली मारने गए थे। मछली मारना, फिशिंग करना, या उस स्टोरी का, या उस एक घटना हो सकती है। लेकिन नॉवेलिस्ट का मेन मकसद है कि इंसान की स्ट्रगल को दिखाना, इंसान की जद्दोजहद को दिखाना है कि जीने के लिए इंसान को कितना कितना ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, जीने के लिए इंसान को कितना ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। इस पार्टिकुलर चीज को इस कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। और दूसरा ये चीज भी दिखाना कि इंसान अपनी कला को, जो भी उसके अंदर कला होती है, वो अपनी आने वाली जनरेशन को देती है। तो इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, ना तो वाइफ है, ना बच्चे हैं। तो एक पड़ोस के उस बच्चे को, मैनोलिन को लेकर के जाते हैं, और उसके अंदर वही आर्ट डेवलप करना चाहते हैं कि now you are soft, you are in tender age, but in near future, in coming days, you have to face these problems. Therefore, be ready, be mature. Therefore, there should be firm determination, resolution, and what the promises you have kept, you should try to complete. जैसे कि अगर आपको याद होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, मुझे लगता है, जब वो कहते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले कुछ करके जाना है। तो वो जो ये जिजीविसा है, चाहे वो जो है यहाँ पे हो, वहां पे हो, हर जगह वो चीजें नजर आएंगी। तो ये नावल की खूबसूरती है। जी। या अनडाउटली ये बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन है कि आखिर व्हाट हैपेंड विद दैट मैन, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड। जो आदमी इतना जिस स्पिरिट रहा हो जिसके अंदर, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ हो, उन्होंने सुसाइड क्यों किया? ऐसा क्या हैपेंड हुआ उनके साथ कि उनको सुसाइड करना पड़ा? ये एक पॉइंट है। और एंड लेट अस सीक द पॉइंट कि हम अच्छी अच्छी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या है? ये भी चीज बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। बिल बिल्कुल, अनडाउटली कि क्या कंट्रास्ट कितना होता है कि वी हैव ओनली स्वीट वर्ड्स, एंड दीस स्वीट वर्ड्स आर ओनली इन पेपर, नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये बात तो सही है कि हमारे पास स्वीट वर्ड्स तो हैं, और वो सब के सब कहाँ पर है? केवल पेपर में है, ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में है। वी टॉक सम
good talks we have, but we don't follow even our old self in practically we don't follow. तो ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कि आखिर व्हाट हैपेंड, जिस आदमी ने इतना स्ट्रांग नॉवेल लिखा हो या इतना स्पिरिट को लेकर के बात किया हो, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड, ऐसा क्या हुआ, इस तरह की चीजें। या हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। एक एक उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट आया हुआ है उसका, इफ आई यूज द वर्ड कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, एक उनका वो है। और यहाँ पे दिनेश जी की बात काफी एप्लीकेबल है कि ऐसी उन्होंने एक इसमें स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है जो पता होना चाहिए। मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये चीज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन का निर्माण या मैन को ईश्वर ने जो बनाया है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। वो सारी चीजों को, नेचर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए लेकिन मैन उसको स्ट्रगल करता है, और या तो उसके उसको अपने अनुकूल बना लेता है या उसके अनुकूल बन जाता है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक आदमी को बर्बाद तो किया जा सकता है लेकिन डिफीट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। डिस्ट्रॉइंग का मतलब यू कैन किल हिम, यू कैन जस्ट डिमोलिश या इरेडिकेट या जो भी कहा जाए वर्ड, लेकिन यू कांट डिफीट अ मैन, यू कैन डिस्ट्रॉय अ मैन बट कांट डिफीट अ मैन। ये एक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जिसको लेकर के उन्होंने बात किया। तो इन टूडेज क्लास वी हैव गॉन हिज वर्क, और उनके दो इंपॉर्टेंट नॉवेल को हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ और नॉवेल के साथ हम लोग कल मिलेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इन सब चीजों के साथ जो है उसको कवर करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पैशनेटली।